वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा है आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे जिस सीक्वेंस में उनको कंटेंट अवेलेबल है उसी सीक्वेंस में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है एलयू वालों को। अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो परेशान नहीं होंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल हैं। जैसे मैंने चैनल पे बोला, मेरे चैनल का मोटो ये है कि आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, छोटी से छोटी बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए मैथमेटिक्स में। इस पर्पज से हमने आपके लिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पिक करा है। मैं प्लेलिस्ट की लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे आपको रिंग थियरी, साइलो थियरी, कॉन्जुगेसी, ऑटोमॉर्फिज्म, ढेर सारी लेक्चर सीरीज अवेलेबल हैं। उनमें भी मैं 2 लेक्चर सीरीज को, बेसिक्स और नॉलेज कैप्सूल की 2 लेक्चर सीरीज का नाम स्क्रीन पर लिख के आपको सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट आप इन दोनों को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने छोटे-छोटे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करें। सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, क्लाइन वी4 ग्रुप क्या है, क्वार्टिनियम ग्रुप क्या है, ऐसे छोटे-छोटे मैथमेटिकल टूल्स और कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट इनको आप जरूर विजिट करिएगा। इनके अलावा अदर लेक्चर सीरीज भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं उनको। अगर प्रेजेंट में आप बात करें, जो आज आप लेक्चर देख रहे हैं, रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। प्रेजेंट में आज आप रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं। रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज में हमने रिंग की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें रिंग थियरी में कर ली हैं। और अगर जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस के 1-2 लेक्चर्स में हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। आपको पता होगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने से आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इस पर्पज से हमने आपके साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करे। आज के लेक्चर में आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा यूक्लिडियन रिंग और यूक्लिडियन डोमेन। अभी तक हम लोगों ने रिंग थियरी के बारे में जो कुछ भी पढ़ा, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। अब हम एक स्पेशल टाइप की रिंग, यूक्लिडियन रिंग को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, या फिर उसका नाम यूक्लिडियन डोमेन भी होता है। मैं आपको जल्दी से रिकॉल करवा दूं, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर को आज देख रहे हैं उनके लिए मुझे रिंग को रिकॉल कराना होगा, तो मैं जल्दी से पहले आपको रिंग याद दिला दूं। वैसे जिन्होंने 1 बाय 1 लेक्चर देखा है उनको पता होगा, मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर पीछे के 35 लेक्चर्स रिंग थियरी पे बना डाले हैं, तो रिंग उनको पता होगा, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। फिर उसके बाद आते हैं यूक्लिडियन रिंग और यूक्लिडियन डोमेन के कॉन्सेप्ट को आज अच्छे से सीखेंगे। एक्चुअली यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज, उन्होंने बोला कि अगर कोई रिंग आपकी है और उसमें स्पेशल फीचर्स कुछ आ जाए तो वो रिंग यूक्लिडियन रिंग के नाम से जानी जाएगी। हम लोग बहुत अच्छे से इस टॉपिक को एंजॉय करेंगे, समझेंगे कि क्या यूक्लिड ने कौन सी स्पेशल फीचर्स बोला, अगर रिंग कंटेन करे तो यूक्लिडियन रिंग हो जाएगी। उससे पहले जल्दी से आपको रिंग के बारे में रिपीट कर देता हूँ। जल्दी से यहाँ पे देखेंगे, जो लोग आज का लेक्चर ही देख रहे हैं उनके लिए मुझे रिंग को रिपीट करना होगा। मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, अगर आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आर आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, 2 ऑपरेशंस रख दिए जाएं तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर एक नॉन एम्प्टी सेट अलोंग विद द 2 बाइनरी ऑपरेशन रख दिया जाए तो उसको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर आपकी 3 बातों को फुलफिल करे तो रिंग बन जाता है। वो बातें ये हैं कि आर अंडर एडिशन आपका ग्रुप फॉर्म करे, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका सेमी ग्रुप फॉर्म करे, ये देखिए आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हैं तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका रिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका रिंग बन जाता है। ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताई, यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो ये आपकी कोई साधारण रिंग हो गई, आपकी जनरल रिंग हो गई। अभी ये रिंग अगर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को कंटेन करे, मैंने आपको प्रीवियस में पढ़ाया हुआ है कि स्पेशल रिंग, इंटीग्रल डोमेन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रल डोमेन पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट में लिंक पड़ी है, प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन में, विजिट कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा इंटीग्रल डोमेन के बारे में। तो इंटीग्रल डोमेन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर कोई रिंग, अभी रिंग के बारे में बताया ना, तो अगर कोई रिंग आर कोई रिंग है, अभी इसके पीछे की स्टोरी आप समझ लेंगे कि इसके साथ ऑपरेशन है, पास्टुलेट्स है, वो सब बात आप खुद ही से समझ लेंगे। तो अगर आर कोई रिंग है और ये रिंग आपको मैंने पढ़ाया था, इफ आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग, क्या हो जाए? आर आपकी कम्यूटेटिव रिंग हो जाए विद यूनिटी, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कंटेन करने लगे,
इसके अलावा उसमें जीरो डिवाइजर्स ना हो, मतलब फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर हो जाए। ये 3 स्पेशल फीचर्स अगर आपकी रिंग कंटेन करने लगे तो वो रिंग इंटीग्रल डोमेन बन जाती है। उसको शॉर्टकट में लिखते हैं आईडी, शॉर्टकट में लिखते हैं आईडी। तो अगर आपकी कोई भी रिंग अगर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने लगे और जीरो डिवाइजर्स ना एग्जिस्ट करें तो वो रिंग इंटीग्रल डोमेन बन जाती है। ऐसी रिंग आपकी इंटीग्रल डोमेन बन जाती है। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज़, अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आपको रिंग और इंटीग्रल डोमेन मेरे रिपीटेशन से तुरंत समझ में आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप प्लेलिस्ट की लिंक पढ़िए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चले जाइए, रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज ओपन करिए, वहाँ पे मैंने आपको इंटीग्रल डोमेन पढ़ाया हुआ है। केवल जल्दी से उन लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ जिनको थोड़ा सा याद है और भूल चुके हैं। तो अगर आपने रिंग को समझ लिया और रिंग कुछ स्पेशल फीचर्स को कंटेन करे तो इंटीग्रल डोमेन बन जाती है। अगर लैंग्वेज में मैं बोलूं तो अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर्स, अ कम्यूटेटिव रिंग with unity having no zero divisors is known as integral domain। ये इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन होती है, हालांकि मैंने बहुत अच्छे से इंटीग्रल डोमेन समझाया, तो आप वहां से देख लेंगे। मुझे इंटीग्रल डोमेन की आज जरूरत है, आपको यूज करके इस कॉन्सेप्ट को मुझे यूक्लिडियन रिंग पढ़ाना है, इसलिए इंटीग्रल डोमेन को समझना जरूरी है आपके लिए। तो अगर आपके पास अभी कोई इंटीग्रल डोमेन आईडी है, अगर आपके पास कोई रिंग आर है स्पेशल फीचर्स को कंटेन कर रही जो कि इंटीग्रल डोमेन बन चुकी है, तो अगर कोई इंटीग्रल डोमेन आपके पास ऐसे आर है तो ये इंटीग्रल डोमेन, ये रिंग आपकी यूक्लिडियन रिंग कब बन जाएगी, आज इसको हम स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअल में यूक्लिड साहब ना, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। आपने बचपन से जो ज्योमेट्री सीख रखी है, बचपन से आपने एंगल बाइसेक्टर, लाइन, ये जो ज्योमेट्री बचपन से सीख रखी है वो यूक्लिड की देन थी। आपको कभी कभी बुक में मिल भी जाता होगा, एनसीईआरटी की बुक में यूक्लिडियन ज्योमेट्री, आपने ये वर्ड सुन रखा होगा, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो यूक्लिड साहब एक मैथमेटिशियन थे, इनका काफ़ी इम्पैक्ट है मैथमेटिक्स पे, काफ़ी प्रभाव है, और स्पेशली आपने ज्योमेट्री में तो इनका नाम जरूर सुना होगा यूक्लिड का। अभी यूक्लिड की प्रॉब्लम, यूक्लिड की मेंटेलिटी क्या थी, यूक्लिडियन रिंग के बारे में उन्होंने क्या सोचा, कैसे कॉन्सेप्ट दिया, वो आपको बताता हूँ। देखिए, आप आप बिल्कुल मैथमेटिक्स को एंजॉय करते हुए सीखेंगे, ठीक है। सिलेबस भी कवर होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंजॉय करेंगे। यूक्लिडियन रिंग समझना है। यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, उन्होंने आपसे बोला कि अगर आप ऐसा करिए, आपके पास आर कोई इंटीग्रल डोमेन है। यूक्लिड ने आपसे बोला कि अगर आर आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन है और इस इंटीग्रल डोमेन में, इंटीग्रल डोमेन बोले तो रिंग और रिंग बोले तो नॉन एम्प्टी सेट, इसीलिए मैंने आपको वन बाय वन चीजें समझाई हैं। तो अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे ना, एलिमेंट्स तो होंगे, एलिमेंट्स और ऑपरेशन वही सब मिलकर रिंग बनते हैं और फर्दर रिंग आपकी इंटीग्रल डोमेन बनती है। तो अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो एलिमेंट्स उसमें ढेर सारे होंगे। अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स की बात कर लें, इसमें ए बी सी ऐसे दे लीजिए, ए बी सी ढेर सारे एलिमेंट्स के नाम दे लीजिए, ढेर सारे एलिमेंट्स आपके इंटीग्रल डोमेन में हैं। तो एलिमेंट्स में नॉन जीरो एलिमेंट्स जो हैं, अगर सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए इफ फॉर एवरी a belongs to the integral domain R such that not equal to 0, ये आपकी लैंग्वेज होती है लिखने की। मतलब ये है कहने का कि अगर इंटीग्रल डोमेन के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए आप एक इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर सको, आप हर एक नॉन जीरो एलिमेंट को एक इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर सको, असाइन कर सको, और वो वैल्यू असाइन करने के लिए कोई फंक्शन चाहिए, कोई मशीन चाहिए, कोई मैप चाहिए, जिसको यूक्लिड ने नाम दिया डी फंक्शन। यूक्लिड ने नाम दिया डी फंक्शन, डी मैप, डी मशीन। तो आपका ये जो डी फंक्शन होगा ना, या डी मैप होगा, डी मशीन होगी, ये इंटीग्रल डोमेन के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को अगर एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं पता ना, जेड से डिनोट करते हैं, जीरो, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ये सब नंबर्स जो पूरे पूरे नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, वो इंटीजर्स होते हैं, पता है ना। इंटीजर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो यूक्लिड ने कहा कि अगर आर कोई इंटीग्रल डोमेन है, इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, एंड इफ फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द इंटीग्रल डोमेन, इफ देयर एग्जिस्ट अ मशीन, अ मैप, अ फंक्शन डी सच दैट कि आपका डी हर एक नॉन जीरो वैल्यू को
आप एक इंटीजर, ये डी ए आप एक इंटीजर, डी वैल्यू ऑफ ए, मतलब जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट आप इंटीग्रल डोमेन से उठाइए उनके लिए एक इंटीजर डिफाइन कर सकें आप अगर अपने मशीन की मदद से। मशीन आपकी होगी ये डी फंक्शन। ये डी फंक्शन अगर आप खोज के लाएं जो इंटीग्रल डोमेन के सारे नॉन जीरो वैल्यूज को एक इंटीजर असाइन कर सके, एक इंटीजर दे सके, तो आगे आपकी बात कुछ बन सकती है। यूक्लिड ने कहा सबसे पहले तो यूक्लिडियन रिंग बनाने के लिए, यूक्लिडियन रिंग होने के लिए किसी भी रिंग को इंटीग्रल डोमेन बनना पड़ेगा, और इंटीग्रल डोमेन बनने के बाद उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए अगर आप एक फंक्शन डी ऐसा ढूंढ पाते हैं, ऐसा फंक्शन आप खोज पाते हैं जो नॉन जीरो वैल्यूज को ले जाके इंटीजर्स पे मैप करे, और इंटीजर्स में भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया यूक्लिड ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। उन्होंने बोला कि ये जो डी ऑफ ए मतलब डी वैल्यूज ऑफ द नॉन नेगेटिव एलिमेंट ऑफ द इंटीग्रल डोमेन आपकी आएंगी, ये आपकी या तो जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो। मतलब कि मोटा मोटा आपसे यूक्लिड ने ये कहा कि अगर कोई इंटीग्रल डोमेन आपके पास है और वहां के नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए आप अपने फंक्शन डी की मदद से जीरो या फिर पॉजिटिव वैल्यूज असाइन करवा सकते हो हर एलिमेंट को, तो बात आगे बढ़ सकती है। अभी उन्होंने कहा डी फंक्शन ढूंढ लाओ, आप डी फंक्शन ढूंढ के लेते आए। उन्होंने आपसे कहा कि आप नॉन जीरो वैल्यूज के लिए, इंटीग्रल डोमेन की नॉन जीरो वैल्यूज के लिए डी फंक्शन ढूंढ लीजिए सच दैट डी ए इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब कि डी वैल्यू आप जो ढूंढिए ना, आप जो डी वैल्यू निकालिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर आए। नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि वो या तो जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो। तो आपसे यूक्लिड ने बोला कि इंटीग्रल डोमेन आपका यूक्लिडियन रिंग बन जाएगी, यूक्लिडियन डोमेन बन जाएगी अगर सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए आप एक डी वैल्यू असाइन कर सको जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। या तो आप कोई भी एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन से उठाइए नॉन जीरो, या तो आप उसको जीरो वैल्यू दीजिए या फिर पॉजिटिव वैल्यू दीजिए, और ये पॉजिटिव या जीरो वैल्यू देने के लिए आप एक मशीन ढूंढ के लाइए डी फंक्शन। और ये फंक्शन दो प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये फंक्शन दो प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करे। पहली बात तो इंटीग्रल डोमेन के अंदर आप नॉन जीरो एलिमेंट के लिए आप डी फंक्शन असाइन करिए, फिर डी फंक्शन आपकी दो वैल्यूज को सेटिस्फाई करे। पहली वैल्यू ये थी कि फॉर एवरी टू एलिमेंट्स ऑफ द इंटीग्रल डोमेन विच आर नॉन जीरो, आपको ये दिखाना है कि कोई भी दो अगर नॉन जीरो वैल्यूज आप इंटीग्रल डोमेन से ले रहे हो तो उनके लिए डी वैल्यू तो असाइन करोगे, ये बात पक्की है, डी वैल्यू असाइन करोगे जो कि जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग डी वैल्यू की बात करें तो ये डी वैल्यू जो आपकी होगी दो एलिमेंट के प्रोडक्ट की डी वैल्यू उनके सिंगल डी वैल्यू से या फिर ग्रेटर होगी या तो इक्वल होगी। मतलब जो आपका डी फंक्शन है उसमें भी कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कोई भी फंक्शन उठा के लेके चले आए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप इंटीग्रल डोमेन के नॉन जीरो एलिमेंट्स को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पे यानी कि जीरो या पॉजिटिव इंटीजर्स पे मैप करने के लिए जो डी फंक्शन उठा के लाएंगे उसमें स्पेशलिटीज होनी चाहिए। पहली स्पेशलिटी ये होनी चाहिए कि अगर दो नॉन जीरो वैल्यू आप लेते हो इंटीग्रल डोमेन से तो उनके प्रोडक्ट की डी वैल्यू ग्रेटर या इक्वल हो सिंगल एलिमेंट के डी वैल्यू के। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि अगर आपका बी कोई नॉन जीरो एलिमेंट है इंटीग्रल डोमेन का, बी कोई नॉन जीरो है एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन का और ए कोई और एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन से ले लिया, तो आपको एक बात पता होगी, आपको एक डिवीजन एल्गोरिथम पता होगी। नहीं पता है तो मैं अभी बता दूंगा अलग से। एक डिवीजन एल्गोरिथम पता होगी आपको कि अगर कोई दो नंबर्स हैं जिसमें से एक नॉन जीरो है, दूसरा ये ए आपका कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बी को ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में। देखिए इसको मैं जरा आपको विजुअलाइज करा दूं। मुझे एक बात बताइए, ये 2 से मैंने डिवाइड करा 8 को, 2 से मैंने 8 को डिवाइड करा, 2 4 जा 8। ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है समझा रहा हूं आपको। 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया ना, रिमाइंडर आपका 0 आया। अभी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0। ये आपको पता होगा ना, रिमाइंडर थ्योरम या फिर डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से बचपन में सिखाया गया होगा आपको कि अगर ये कोई भी डिवाइडर है, ये आपका डिवाइडर है, क्वेसेंट, रिमाइंडर
तो इसके करस्पॉन्डिंग एक फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से या फिर डिवीजन एल्गोरिथम कह लीजिए आप, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं कि 2 ने 8 को डिवाइड करा 4 टाइम, तो 8 इक्वल टू 2 4 जा प्लस 0। कुछ देर के लिए मान लीजिए अगर ऐसा होता, आपको रिमाइंडर थ्योरम याद होगा, अगर ऐसा होता 3 और ये होता 13, तो आप ऐसे करते 3 4 जा 12, रिमाइंडर आपका 1 आता। इसको ऐसे लिख सकते थे ना, ऐसे लिख सकते थे 13 इक्वल टू 3 4 जा प्लस 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 इक्वल टू 13, ऐसे लिखते थे ना बचपन में। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम या फिर डिवीजन एल्गोरिथम, कोई नाम दिया जाता रहा होगा इसको, तो ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। अभी इसका कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक ए और बी दो वैल्यूज इंटीग्रल डोमेन में से आ रही हैं, इंटीग्रल डोमेन में से दो वैल्यूज आ रही सच दैट कि आपका बी नॉन जीरो हो, बी आपका नॉन जीरो हो, तो पक्की बात है आप इसके करस्पॉन्डिंग क्यू और आर ढूंढ सकते हो सच दैट कि आप ऐसे लिख पा जाओ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ये तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम से पता है ना, अभी जो रिमाइंडर थ्योरम मैंने याद दिलाया। अगर मान लीजिए कंडीशन कुछ ऐसी है, कंडीशन कुछ ऐसी है, ए से डिवाइड कर रहे हैं, ए से डिवाइड कर रहे हैं बी को, ए से बी को डिवाइड कर रहे हैं और क्यू टाइम गया और सॉल्व होके रिमाइंडर आर आया, रिमाइंडर आर आया। ए से आपने बी को डिवाइड करा, क्यू टाइम आपने टेबल को पढ़ा, क्यू टाइम टेबल को पढ़ा, रिमाइंडर आ रहा है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं ना। मतलब अगर दो वैल्यूज आपको दे दी जाए जिसमें से बी को नॉन जीरो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर बी आपको जिस नंबर को आपको डिवाइड करना अगर वो जीरो हो जाएगी तो पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, इसलिए बी को नॉन जीरो बोला गया है। तो अगर दो नंबर्स आपको दो इंटीग्रल डोमेन के दो एलिमेंट्स दे दिए जाएं, इंटीग्रल डोमेन के दो एलिमेंट्स ए और बी दे दिए जाएं सच दैट कि आपका बी नॉन जीरो है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, क्यू और आर दो नंबर ढूंढ के ऐसे लिख सकते हो, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर ऐसे लिख सकते हो ना। अभी यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम में एक रिस्ट्रिक्शन भी पढ़ाई गई होगी आपको बचपन में कि रिमाइंडर या तो जीरो हो जाए, रिमाइंडर या तो जीरो हो जाए या फिर रिमाइंडर आपका क्या हो, या तो रिमाइंडर छोटा हो जाए या फिर रिमाइंडर या तो जीरो हो जाए या तो रिमाइंडर आपका क्या हो, या तो रिमाइंडर बी से छोटा हो जाए, क्या हो जाए, या तो रिमाइंडर सॉरी बी से छोटा नहीं होगा, ए को डिवाइड करना है, हाँ ए से छोटा हो जाए, या तो रिमाइंडर आपका ए से छोटा हो जाए। तो देखिए कंडीशन ये है, आपको बचपन से डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाई गई थी ना, ये डिवीजन एल्गोरिथम बचपन से आपको पढ़ाई गई थी कि जैसे 2 से 7 को डिवाइड करना है तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 आएगा। अभी देखिए ये रिमाइंडर जो आपका आया, रिमाइंडर जो आया ये 1, या तो आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। अभी यहाँ पे पूरा नंबर होता, 8 से इवन नंबर होता तो 2 से डिवाइड हो जाता, लेकिन इवन नंबर नहीं है तो रिमाइंडर आपका 1 आया, तो या तो रिमाइंडर जीरो आएगा या फिर रिमाइंडर जो कुछ भी आएगा वो इससे डिवाइडर से छोटा होगा, डिवाइडर से छोटा होगा। रिमाइंडर जो कुछ भी आएगा आपको डिवाइडर से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि अगर ये डिवाइडर से छोटा ना होता तो आप टेबल फिर आगे पढ़ लेते। अगर ये 1 जो है ये डिवाइडर से छोटा ना होता तो आप आगे टेबल पढ़ के प्रोसीड कर लेते ना। तो ये बचपन में आपको सिखाया गया है कि डिवाइडर जो है आपका वो रिमाइंडर से बड़ा होगा, यानी रिमाइंडर आपका डिवाइडर से छोटा होगा। रिमाइंडर के लिए दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो जीरो हो जाए या तो वो डिवाइडर से छोटा हो जाए। अभी यूक्लिडियन रिंग की बात कर रहे थे, वहां पे मैंने आपको बताया कि अगर R कोई इंटीग्रल डोमेन है, ID है बोले तो इंटीग्रल डोमेन है, और इंटीग्रल डोमेन की फॉर एवरी नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रल डोमेन, मतलब इंटीग्रल डोमेन की सारी नॉन जीरो वैल्यूज के लिए अगर आप एक डी फंक्शन खोज सको, अगर आप एक डी फंक्शन खोज के लाओ जो फंक्शन आपका सारे नॉन जीरो वैल्यूज को या तो जीरो पे ले जाए या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर असाइन कर दे, मतलब कि एक ऐसा डी फंक्शन खोजिए जो इंटीग्रल डोमेन के सारे नॉन जीरो वैल्यूज के लिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लाके दे सके, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पे मैप कर सके, या तो जीरो या तो पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब यही हुआ, नॉन नेगेटिव का मतलब ये हुआ या तो जीरो या फिर पॉजिटिव। तो अगर आपने ऐसा डी फंक्शन खोज लिया है, अब उस डी फंक्शन के अंदर दो स्पेशलिटीज होनी चाहिए।
पहली स्पेशलिटी ये है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट्स आपने नॉन जीरो ले रखे हैं इंटीग्रल डोमेन से, तो ऐसा होना चाहिए डी फंक्शन की खासियत स्पेशलिटी ये होनी चाहिए कि किसी भी दो नॉन जीरो एलिमेंट के प्रोडक्ट की डी वैल्यू हमेशा प्रोडक्ट की डी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट। मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन से लिए तो उनके प्रोडक्ट की डी वैल्यू जो होगी, जो इंटीजर उनके प्रोडक्ट के लिए आप असाइन करेंगे अपने डी फंक्शन से, वो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि फॉर एवरी टू एलिमेंट ए बी नॉन जीरो एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द रिंग बोले तो इंटीग्रल डोमेन। अगर ऐसा है डिवीजन एल्गोरिथम से, अगर ऐसा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर आपका रिमाइंडर है आपको पता है, अगर ऐसा है तो डी फंक्शन को दो बातें स्पेशलिटीज दो होनी चाहिए डी फंक्शन में, या तो डी आर जीरो हो जाए, या तो आपका रिमाइंडर की डी वैल्यू जीरो आ जाए, या फिर रिमाइंडर की डी वैल्यू ए के डी वैल्यू से छोटी हो जाए। ए यहाँ पे डिवाइडर है ना, ए आपका डिवाइडर है, तो डी वैल्यू आपकी या तो रिमाइंडर की डी वैल्यू जीरो हो जाए, या तो रिमाइंडर की डी वैल्यू डिवाइडर की डी वैल्यू से छोटी हो जाए। अच्छा, इतनी सारी बातें करने के बाद अगर इतना सब कुछ हो गया ना, तो आपकी जो इंटीग्रल डोमेन है, जो रिंग है, उसको बोल दिया जाता है, इसने यूक्लिड साहब की सारी बातों को मान लिया, इसलिए ये आपकी यूक्लिडियन रिंग है। या फिर चूंकि पहले तो इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी मस्ट है, इसलिए इसको यूक्लिडियन रिंग या फिर यूक्लिडियन डोमेन का नाम देते हैं, मुझे पता है आपको 75% समझ में आया होगा, 25 तब आएगा जब मैं एग्जाम्पल दूंगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूं, उससे पहले जो बुकिश लैंग्वेज है, जो बुक में आपको लिखी मिल जाएगी, जरा उसको रीड कर दूं मैं। जो बुकिश लैंग्वेज यूक्लिडियन रिंग की आपको मिल जाएगी लिखी हुई। देखिए, इंटीग्रल डोमेन के बारे में, आपको यूक्लिडियन रिंग के बारे में इतना सब कुछ बताने के बाद मैं फिर से आपको उसी स्लाइड पे लेके आया हूं जो आपको बुक में लिखी मिल जाएगी। बुक में जो डेफिनेशन मिलेगी जरा उसको भी रीड कर देते हैं। यूक्लिडियन रिंग का कॉन्सेप्ट, एन इंटीग्रल डोमेन आर, मतलब सबसे पहले तो आपको इंटीग्रल डोमेन चाहिए, इंटीग्रल डोमेन बोले तो अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर्स, मतलब एक ऐसी रिंग जो कम्यूटेटिव हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रखे, फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर हो। हालांकि आप इंटीग्रल डोमेन को समझ लेंगे, तो सबसे पहले तो आपके पास इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। मतलब अ इंटीग्रल डोमेन इज सेड टू बी यूक्लिडियन रिंग और यूक्लिडियन डोमेन, मतलब कोई भी इंटीग्रल डोमेन आपका यूक्लिडियन रिंग बन जाएगा या फिर यूक्लिडियन डोमेन के नाम से जाना जाएगा इफ फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ द इंटीग्रल डोमेन आर, मतलब अगर उस इंटीग्रल डोमेन को जिसको आप यूक्लिडियन डोमेन या यूक्लिडियन रिंग बनाने वाले हो, उसके सारे नॉन जीरो वैल्यूज के लिए, नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए, इफ वी कैन असाइन अ नॉन नेगेटिव, देखिए ये मैजिक वर्ड जो यहाँ पे यूज करा गया है, ये मैंने आपको क्लियर करा, नॉन नेगेटिव को आप ये मत सोचिएगा कि इसकी जगह पे आप पॉजिटिव लिख सकते हो, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव प्लस जीरो। चूंकि जीरो के बारे में नो वन कैन स्टेट दैट द साइन ऑफ जीरो इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो अगर नॉन नेगेटिव नंबर्स की बात करी जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि नॉन नेगेटिव नंबर्स वही हैं जो पॉजिटिव हैं, नहीं, नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव प्लस जीरो। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यूक्लिडियन रिंग बनने के लिए आपका कोई भी इंटीग्रल डोमेन आपका यूक्लिडियन रिंग बन जाएगा अगर इफ फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द इंटीग्रल डोमेन, मतलब इंटीग्रल डोमेन के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए वी कैन असाइन अ नॉन नेगेटिव बोले तो जीरो या फिर पॉजिटिव इंटीजर डी ऑफ ए सच दैट, देखो बात वही आई, लैंग्वेज में भी बात वही आई जो मैंने आपको समझाई थी कि अगर आप इंटीग्रल डोमेन की सारी नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए एक डी फंक्शन खोज पाओ, एक ऐसा मशीन डी खोज पाओ जो सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को इंटीग्रल डोमेन के नॉन नेगेटिव इंटीजर्स असाइन कर सके, तो आपका वो जो आपका इंटीग्रल डोमेन है वो यूक्लिडियन रिंग बन सकता है। लेकिन उस डी फंक्शन को आपको दो बातें फुलफिल करवानी होंगी, सच दैट
फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब इंटीग्रल डोमेन से दो एलिमेंट जनरल एलिमेंट लीजिए जो कि नॉन जीरो है, मतलब ए नॉट इक्वल टू जीरो, वी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इंटीग्रल डोमेन से दो नॉन जीरो एलिमेंट आप उठाइए। वी हैव, हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि डी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट जो आपने इंटीग्रल डोमेन से ए बी उठाए उनके प्रोडक्ट की डी वैल्यू या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट, मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट कोई भी उठाए इंटीग्रल डोमेन से तो उन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग डी वैल्यू आएगी। ये बात तो आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में बोल दी गई कि आपको एक डी वैल्यू खोजनी है, मतलब एक नॉन नेगेटिव इंटीजर खोज के लाना है आपको, ठीक है। अब वो डी वैल्यू की स्पेशलिटी बताई जा रही है कि दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की डी वैल्यू या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट। दूसरी प्रॉपर्टी डी फंक्शन में ये होनी चाहिए कि अगर दो एलिमेंट आपने ए बी लिया सच दैट बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको बताई ना अभी रिमाइंडर थ्योरम बताया, तो आप क्यू आर ऐसा पा जाएंगे इंटीग्रल डोमेन के अंदर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे इधर आर इक्वल टू जीरो, या तो आर आपका जीरो हो जाए या तो रिमाइंडर जीरो चला जाए, या फिर डी वैल्यू ऑफ द आर शुड बी लेस देन डी वैल्यू ऑफ बी, या तो आपका डी वैल्यू जो है आर का वो छोटा हो जाए डी वैल्यू ऑफ बी से, या फिर आर आपका जीरो हो जाए, या फिर आर आपका क्या हो जाए, या फिर आर आपका जीरो हो जाए, ठीक है। ये होना चाहिए। या तो डिवाइडर की डी वैल्यू से रिमाइंडर की डी वैल्यू छोटी हो जाए, या तो रिमाइंडर आपका जीरो हो जाए। तो डी वैल्यू जो आपकी आएंगी, सबसे पहले आप डी वैल्यू असाइन करवा सकें ऐसा एक फंक्शन मशीन खोज के लाइए, और अगर वो मशीन आपने खोज लिया, वो फंक्शन खोज लिया और वो इन दोनों बातों को फुलफिल करवा रहा है, तब जाके आपकी इंटीग्रल डोमेन जो आपने लिया है वो यूक्लिडियन रिंग बन जाएगी। वो यूक्लिडियन रिंग या यूक्लिडियन डोमेन के नाम से जाना जाने लगेगा अगर उसके लिए आपने एक डी वैल्यू असाइन करने वाला ऑपरेटर फंक्शन खोज रखा है जो सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स को इंटीग्रल डोमेन के एक नॉन नेगेटिव इंटीजर असाइन करने की एबिलिटी रखता है। ऐसा आपने एक फंक्शन खोज लिया है और उस फंक्शन के लिए दो स्पेशल बातें भी फुलफिल हो रही हैं। क्या पहली बात तो ये थी कि डी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट। पहली बात तो ये डी के करस्पॉन्डिंग सेटिस्फाई हो। दूसरी बात ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर आप ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्मेट में लिख रहे हैं अपने रिमाइंडर थ्योरम से, आपको ये बात पता है, तो यहाँ पे या तो रिमाइंडर जीरो हो जाए या तो डी वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज लेस देन डी वैल्यू ऑफ द डिवाइडर बोले तो बी, यहाँ पे बी आपका डिवाइडर है, तो डी वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर शुड बी लेस देन डी वैल्यू ऑफ डिवाइडर और रिमाइंडर इज जीरो। दो बातें ये फुलफिल हो रही हैं अगर, तो आपका वो रिंग यूक्लिडियन रिंग बन जाता है। जल्दी से मैं आपको याद दिला दूं, आपको इसलिए ये सब बातें छोटी छोटी लग रही होंगी क्योंकि आपने बचपन से जिन अंकों के साथ, जिन डिजिट्स के साथ खेला हुआ है वो नंबर्स आपके थे इंटीजर्स। आपने बचपन से जिन नंबर्स के साथ प्ले करा है मैथमेटिक्स में वो 0 1 2 3 4 5 -5 -7 ऐसे इंटीजर्स से आपने प्ले करा है, तो आपको लग रहा है कि अरे यूक्लिडियन रिंग कोई नई बात नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बचपन में आपको एक ही ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। हायर मैथमेटिक्स में आपको रीमानियन ज्योमेट्री भी पढ़ाई जाएगी, अदर ज्योमेट्रीज पढ़ाई जाएंगी, लेकिन बचपन से आपने सिर्फ यूक्लिड साहब को पढ़ा है, तो आपको ये चीजें नई नहीं लग रही होंगी, बस फॉर्मुलेशन जनरलाइजेशन आपको नया लग रहा होगा। जल्दी से एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पे कि जो इंटीजर्स की रिंग होती है, ये इंटीजर्स के कलेक्शन को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ना, 0 +-1 +-2, ये जो इंटीजर्स पूरे नंबर होते हैं उनके नॉन एम्प्टी सेट को जेड से डिनोट करते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है रिंग थ्योरी में कि ये जो जेड वाला नॉन एम्प्टी सेट होता है ये खुद में एक रिंग फॉर्म करता है जिसको आप पॉपुलरली रिंग ऑफ इंटीजर्स के नाम से जानते हो। और अब मैं जो बोलने वाला हूँ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो चीज आपको सरप्राइज करेगी कि जो रिंग ऑफ इंटीजर्स होती है वो यूक्लिडियन रिंग होती है। रिंग ऑफ इंटीजर्स यूक्लिडियन रिंग होती है। क्यों होती है, जल्दी से इसका प्रूफ ही आपको दे देते हैं। यूक्लिडियन रिंग बनने के लिए जो सारी बातें ऊपर बोली गई अभी उसको यहाँ पे फुलफिल करवाते हैं और चेक करके आपको दिखाते हैं कि इंटीजर्स की जो रिंग है वो यूक्लिडियन रिंग होती है। सबसे पहली बात क्या बोली थी मैंने, सबसे पहली बात मैंने बोली थी कि आपके रिंग को ऑर्डिनरी रिंग नहीं होना चाहिए, उसको इंटीग्रल डोमेन बनना पड़ेगा।
आपके आपकी रिंग को, जिसको आप यूक्लिडियन डोमेन बनाने वाले हो, यूक्लिडियन रिंग बनाने वाले हो, उसको सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन बनना पड़ेगा। तो आपको बता दूं मैं, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चले जाएंगे रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज में, उनको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज में जाइएगा, वहां पे मैंने आपको समझाया हुआ है कि इंटीजर्स की रिंग इंटीग्रल डोमेन होती है, इंटीग्रल डोमेन होती है। तो इसको तो मैं यहाँ चेक करने वाला नहीं, इंटीजर्स की रिंग आपकी इंटीग्रल डोमेन होती है, ये मैंने प्रूफ करा है, आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, रिंग थियरी में आप पढ़ लेंगे इसको। क्लियरली रिंग ऑफ इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन, यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन में ये बात लिख दी है कि आपका रिंग ऑफ इंटीजर जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है, ये बात मैंने प्रूफ कराया है। तो यूक्लिडियन डोमेन बनने के लिए पहली बात तो आपकी फुलफिल हो गई। सबसे पहली कंडीशन जो होती है यूक्लिडियन डोमेन की, वो होती है कि आपकी रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन होनी चाहिए। तो रिंग तो आपकी इंटीग्रल डोमेन हो गई। अभी हमें एक डी वैल्यू खोजनी है ना, डी फंक्शन खोजना है, ऐसा ऐसा डी फंक्शन खोजना है। तो चलिए मैं आपको एक डी फंक्शन दे देता हूँ, एक डी फंक्शन मैं आपको दे देता हूँ। वो डी फंक्शन आपका ऐसे होगा, यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट क्या है, नॉन एम्प्टी सेट इंटीजर्स का है ना, इंटीजर्स का है। तो एक डी फंक्शन मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, सच दैट जेड टू जेड, मतलब डोमेन भी उसका इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर है। कोडोमेन को तो इंटीजर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन में बात बोली गई है कि आप सारी रिंग के सारे नॉन जीरो वैल्यूज के लिए एक डी वैल्यू असाइन करिए, एक डी वैल्यू असाइन करिए जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो कोडोमेन तो इंटीजर होगा ही आपके मैप के लिए। वैसे भी हमने डिफाइन कर दिया डी वैल्यू, ऐसे डिफाइन करेंगे, डी ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए। यहाँ पे आप ढेर सारे डी फंक्शंस खोज सकते हो। और इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये डी की कहानी क्या है। एक्चुअल में ये डी कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस फंक्शन होते हैं। ढेर सारे डिस्टेंस फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे, और जब एनालिसिस का पेपर मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा एक्चुअल में ये स्टोरी थोड़ी सी मीट्रिक स्पेस से मिलती जुलती है, मीट्रिक स्पेस से, वो कॉन्सेप्ट मैं वहाँ बता दूंगा। तो डी फंक्शन आपके कुछ और नहीं होते हैं, ये डिस्टेंस फंक्शन होते हैं जो डिस्टेंस मेजर करते हैं। डिफरेंट डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम में जो डिस्टेंस मेजर करने वाले फंक्शंस होते हैं उन्हीं को आप डी फंक्शन के नाम से जानते हैं। ये बात आगे की है, अभी डी वैल्यू बार बार बोलते बोलते मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्टेंस फंक्शन है। तो इसीलिए इसको डी से इनिशियल्स जो इसके रखे गए हैं, जो इनिशियल लेटर रखा गया वो डी रखा गया, क्योंकि ये डिस्टेंस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप एक डिस्टेंस फंक्शन डी फंक्शन खोज पाते हैं, और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, ढेर सारे फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है आपके लिए। अगर मैंने ऐसे डिफाइन करा कि उसको कोई भी आप नॉन जीरो वैल्यू दीजिए, आप अपने इंटीग्रल डोमेन से कोई भी नॉन जीरो वैल्यू लेके आइए, मैं उसका अब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दूंगा, मैं उसके मॉड वैल्यू को निकाल के बोल दूंगा कि यही डी वैल्यू है। क्या करूंगा, मॉड वैल्यू को निकाल दूंगा और बोलूंगा यही डी वैल्यू है। तो मैंने डी फंक्शन आपका डिफाइन कर दिया। यूक्लिडियन रिंग के लिए आपको डी फंक्शन डिफाइन करना होता है, तो मैंने डी फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दिया कि वो कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट अपने आप इंटीग्रल डोमेन से लाइए जिसको आप यूक्लिडियन रिंग बनाने वाले हैं, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड वैल्यू बोले तो मॉड के बाहर कोई चीज आती तो पॉजिटिव हो जाती ना, मॉड मॉड्यूलस डाइजेस्ट नेगेटिव साइन, ये स्टेटमेंट तो पता होगा। जैसे मॉड ऑफ -3 की बात करें तो ये +3 आएगा, मॉड ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पता होगा ना। तो मैंने अपना फंक्शन ऐसे डिफाइन करा, डिस्टेंस फंक्शन, कि उसको कोई भी वैल्यू देंगे तो वो उसकी पॉजिटिव, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के बाहर मुझे देगा। इस तरीके मैंने डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर दिया। यहीं पे एक बात और बता दूं, ये डी आपका डिस्टेंस फंक्शन है, इस बात का प्रूफ ये भी है कि यहाँ पे मैंने जो डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करा उससे जो आउटपुट आ रहा है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, मॉड ऑफ ए। आप कोई भी नंबर देंगे, मैं उसको मॉड ऑफ ए करके, मतलब उसका मॉड करके बाहर निकालूंगा, ठीक है। तो जो कुछ भी बाहर निकालूंगा वो या तो पॉजिटिव होगा और या तो जीरो होगा। इसीलिए आपके दिमाग में बचपन से ये बात समझाई गई कि डिस्टेंस में नॉट नेगेटिव, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। आपको बचपन से समझाया गया कि डिस्टेंस हमेशा जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। अगर बोला जाए -5 किलोमीटर डिस्टेंस, इसका कोई सेंस मैथमेटिक्स में नहीं बनता। -5 मीटर लेंथ बोल दी जाए, कोई सेंस नहीं बनता। तो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, इस बात की स्टोरी जो है वो यही है, यहीं से आपको समझाया गया था बचपन में।
तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आपको सबसे पहले तो इंटीग्रल डोमेन चाहिए, तो इंटीजर्स की जो रिंग है वो खुद में इंटीग्रल डोमेन होती है। डी फंक्शन की ज़रूरत थी, तो मैंने डी फंक्शन आपको डिफाइन कर दिया, ऐसा डी फंक्शन डिफाइन करा जो कोई भी वैल्यू देंगे तो उसका मॉड करके बाहर देगा। अब इस डी फंक्शन को दो बातें फुलफिल करनी होंगी, दो बातें फुलफिल करनी होंगी ना इसको, कौन कौन सी, वही प्रोडक्ट ऑफ टू डी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट, वो चीज़ें फुलफिल करनी है। और एक डिवीजन एल्गोरिथम वाली बात करनी, देखते हैं। लेट डी, ये आपका जेड जो है, जेड तो आपका ऐसे कलेक्शन होता है ना इंटीजर्स का, पूरे पूरे नंबर, नेगेटिव में भी आते हैं, पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी आता है। डी मैंने ऐसे डिफाइन करा, सो नाउ वी कैन असाइन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर टू एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द इंटीग्रल डोमेन जेड। मतलब अब हमने जब डी फंक्शन आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब हम यूक्लिड जो मैथमेटिशियन थे उनकी शर्त को पूरा कर रहे हैं। अब मेरे पास ऐसा एक डी फंक्शन है, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा ऑपरेटर है जो सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, जो सारे नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स को इंटीजर रिंग के, इंटीग्रल डोमेन के एक नॉन जीरो एलिमेंट असाइन कर सकता है, एक नॉन नेगेटिव एलिमेंट असाइन कर सकता है। ऐसा मैंने फंक्शन ढूंढ लिया। अब जरा देखते हैं, लेट ए नॉन इक्वल टू जीरो, बी नॉन इक्वल टू जीरो। आपको एक चीज प्रूफ करनी थी ना कि डी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट, आप ये दिखाइए कि जो आपने डी फंक्शन खोजा है उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो प्रोडक्ट, दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की डी वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू आए डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट, डी वैल्यू ऑफ द सिंगल एलिमेंट। ये चीज प्रूफ करनी है ना, तो देख लेते हैं जो मैंने डी फंक्शन खोजा है क्या वो इन बातों को फुलफिल कर रहा है। तो अगर ए और बी दो नॉन जीरो वैल्यूज ले लिया, तो अगर ऐसे करें, डी ऑफ ए की बात करें तो क्या आएगा, मॉड ए आएगा, मैंने ऐसे डिफाइन करा है। डी ऑफ बी की बात करें तो ये मॉड बी आएगा, जो कुछ भी देंगे उसकी मॉड वैल्यू बाहर आएगी, ये मैंने डिफाइन कर रखा है। और डी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट ए डॉट बी की बात करें तो ये मॉड ऑफ ए बी आ जाएगा, मॉड ऑफ ए बी आ जाएगा। और आपको मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी तो पता होगी ना कि मॉड ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। और चूंकि आपका बी नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है तो बी का मॉडुलस क्या आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू वन। चूंकि बी खुद में नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है आपका, नॉन नेगेटिव, तो अगर आपका बी जीरो नहीं है और बी की जगह पे -5 -7 कुछ भी रखेंगे, अगर चलिए बी की जगह पे मैंने -3 रख दिया तो क्या होगा, -3 आप अंदर रखेंगे, बाहर आएगा +3, मॉडुलस के बाहर क्या आएगा, +3 आएगा। तो अगर बी नॉन जीरो है तो पक्की बात है मॉड बी या तो 1 आएगा या ग्रेटर देन 1 आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, मॉडुलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज। देखिए जो लोग लेक्चर देख रहे हैं, अगर उनको मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज नहीं पता है कमेंट करिएगा, अलग से लेक्चर बनेगा, लेकिन डाउट को छिपाइएगा नहीं, अपने क्लियर जरूर कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी फंक्शन जो मैंने असाइन करा वो प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए चूंकि आपका मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी होता है, मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी होता है, ठीक है। अब चूंकि बी आपका नॉन जीरो है, चूंकि बी आपका नॉन जीरो है तो मॉड बी या तो 1 आएगा या 1 से ग्रेटर आएगा। बी को मैं कह रहा हूँ आप जीरो नहीं ले सकते हो, अब जीरो के अलावा कुछ भी आप बी की वैल्यू दे दो, इंटीजर दे दो, तो उसका मॉडुलस क्या आएगा, उसका मॉडुलस या फिर 1 आप ले सकते हो, जीरो तो ले नहीं सकते, और लेना पॉजिटिव ही है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो जीरो तो ले नहीं सकते, तो या तो 1 आएगी या 1 से ग्रेटर आएगी। चूंकि बी की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर मॉडुलस में आ रही, इसलिए प्रोडक्ट जो होगा आपका वो भी ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा। मतलब ये हुआ इट इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ ए बी इज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ ए। और अब आप मुझे बताइए क्या यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ डी ऑफ ए बी इज ग्रेटर और इक्वल टू डी ऑफ ए, क्योंकि डी ऑफ ए बी आपका, ये देखिए मॉड ए बी की जगह पे डी ऑफ ए बी लिख सकता हूँ ना, मैंने अपने डी फंक्शन को ऐसे डिफाइन करा था ना कि वो किसी भी वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, तो मॉड ऑफ ए बी की जगह पे मैं डी ऑफ ए बी लिख सकता हूँ और मॉड ऑफ ए की जगह पे मैं डी ऑफ ए लिख सकता हूँ। यहाँ से ये बात फुलफिल हो जाएगी कि मेरा डी फंक्शन, मेरा डी ऑपरेटर, मेरी डी मशीन जो मैंने डिफाइन करी है वो इस तरीके है जो प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट के डी वैल्यू को ग्रेटर और इक्वल ऑफ सिंगल एलिमेंट के डी वैल्यू से रख रहा है। मतलब पहली बात तो फुलफिल हो गई इंटीजर्स के लिए।
इंटीग्रल डोमेन जो आपने ले रखा है इंटीजर्स का, उसके लिए एक बात तो फुलफिल हो गई। दूसरी चीज़ भी आप बहुत अच्छी आसानी से देख सकते हो कि अगर आपने दो इंटीजर्स ले रखे हैं ए बी, और डिवीजन एल्गोरिदम से अगर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में आ रहा है, तो आपके रिमाइंडर के लिए तो बचपन से आपको सिखाया गया होगा ना, रिमाइंडर 0 होगा या फिर डिवाइडर से छोटा होगा। ये बात तो आपको फैक्टर थ्योरम में समझाया गया था, मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया कि अगर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस फॉर्मेट में, ऐसे देखिए ए से आप बी से डिवाइड कर रहे हो ए को, बी आपका डिवाइडर है, ए डिविडेंड है, बी से डिवाइड कर रहे हो, क्यू टाइम आपने टेबल रीड करा और यहाँ पे रिमाइंडर आर आ गया, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, बी इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूँ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा है, इसका मतलब ये है आर रिमाइंडर है, क्यू आपका क्वेसेंट है और बी आपका डिवाइडर है। और ये बात तो बचपन से पढ़ी है ना कि रिमाइंडर या तो 0 होता है, इधर आर मतलब रिमाइंडर 0 होगा, या फिर रिमाइंडर की वैल्यू जो होगी या फिर वो डिवाइडर से छोटी आएगी, मॉड ऑफ बी से छोटी आएगी, मतलब डिवाइडर से छोटी आएगी। अब मुझे एक बात आप बताइए, इधर आर इक्वल टू 0, और ऐसा करिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, मॉड ऑफ बी को मैं डी ऑफ बी लिख सकता हूँ ना, इस इनइक्वालिटी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डी ऑफ आर इज लेस देन डी ऑफ बी। देखिए आर के लिए शर्त होती है वो या तो 0 हो जाए या तो 1 से और डिवाइडर्स के बीच में आए, मतलब आर आपका जो रिमाइंडर है या तो डिवाइडर से छोटा है या फिर 0 हो जाए, तो डिवाइडर से छोटा आने के लिए मॉड ऑफ बी से छोटा होगा, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डी ऑफ आर इज लेस देन डी ऑफ बी। अब मुझे बताइए, मैंने जो डी फंक्शन डिफाइन करा था, इस तरीके मैंने डी फंक्शन डिफाइन करा था ना कि वो सारी जो भी एलिमेंट देंगे उसका मॉडुलस दे देगा, तो मेरा डी फंक्शन काम कर रहा है ना, मेरे डी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यूक्लिड ने जो दोनों बातें कही थी वो फुलफिल कर रहा है मेरा डी फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जो इंटीजर्स की रिंग है, इंटीग्रल डोमेन है, इसके लिए मैं एक डिस्टेंस फंक्शन, एटलीस्ट एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर पा रहा हूँ जो सारी शर्तों को पूरा कर रहा है। हेंस we can say ring of integers is an Euclidean ring। यूक्लिडियन रिंग का बहुत ही रिच स्ट्रक्चर है, कॉन्सेप्ट है, इसमें आप ढेर सारी काम कर सकते हो, इसका अपना इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम सीख रहे हैं। तो आज आपने ये प्रूफ भी कर लिया कि इंटीग्रल डोमेन कैसे आपका यूक्लिडियन रिंग बन जाएगा, वो शर्तें क्या हैं, यूक्लिड साहब के दिमाग में क्या चल रहा था, और एक एग्जांपल भी देख लिया कि जो इंटीजर्स की रिंग है वो आपकी इंटीग्रल डोमेन, वो आपकी यूक्लिडियन रिंग होती है। जल्दी से एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक चीज़ और बता देता हूँ जल्दी से। देखिए जल्दी से एक एग्जांपल यहाँ पे समझा के बात पूरा करूंगा अपनी। ये नंबर लाइन तो आपको बचपन से पता होगी ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये यहाँ पे इधर नेगेटिव नंबर्स आएंगे, कोई मतलब नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताइए, जो मैंने अभी आपको डी वैल्यू निकालना सिखाया था, ऐसे सिखाया था ना, ये आपका डी ऑफ 1 हो जाएगा, ना डी ऑफ 1, और ये आपका डी ऑफ 2 हो जाएगा, ये यहाँ तक की डिस्टेंस जो है डी ऑफ 2 हो जाएगी, और ये पूरी बात करें अगर 6 तक तो ये डी ऑफ 6 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डी ऑफ 6 हो जाएगा। अब मुझे जल्दी से आप बताइए देख के कि अगर मैं ये कहूँ डी ऑफ 2.3 इज ग्रेटर देन डी ऑफ द सिंगल वैल्यू, मतलब कि जो पहली प्रॉपर्टी डी फंक्शन को सेटिस्फाई करनी होती है कि दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की डी वैल्यू ग्रेटर आए डी वैल्यू ऑफ सिंगल एलिमेंट के, तो मुझे बताइए जल्दी से, 2 3 जा 6, 6 की डी वैल्यू क्या है, डी बोले तो डिस्टेंस, 6 का डिस्टेंस क्या है, 6 का डिस्टेंस 6 यूनिट है, तो आपकी 6 यूनिट की डिस्टेंस ग्रेटर नहीं है 2 यूनिट की डिस्टेंस से, आपकी 6 यूनिट डिस्टेंस 2 यूनिट से ग्रेटर है। मतलब ये हुआ कि अगर दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की डी वैल्यू निकालिए तो उनके सिंगल डी वैल्यू से या फिर इक्वल हो सकती है या फिर ग्रेटर होगी। ये बात आपको समझ में आ रही ना, जो एग्जांपल मैंने इंटीजर्स का लिया था उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आप ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनमें से किसी भी दो एलिमेंट को उठाइए नॉन जीरो और उनके प्रोडक्ट की डी वैल्यू निकालिए, उनके प्रोडक्ट का डिस्टेंस निकालिए और पता करिए कि वह जो डिस्टेंस दोनों एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का आ रहा है वो इनके सिंगल एलिमेंट के डिस्टेंस, जैसे 2 3 जा 6 निकाला तो अब 6 का डिस्टेंस जो होगा उसकी डी वैल्यू जो होगी यानी उसका डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो 2 और 3 के डिस्टेंस से बड़ा होगा। बात लग रही ना आपको, जोक आपको लग रहा होगा मैं मैथमेटिकल जोक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ बचपन से जो पता है,
लेकिन नहीं, यूक्लिडियन रिंग की यही कहानी है। यूक्लिड के दिमाग में डिस्टेंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था यूक्लिड का, तो पूरी स्टोरी उनकी डिस्टेंस के अबाउट है। हालांकि इसको आप इसको एन डायमेंशन में भी इमेजिन कर सकते हो, डिफिकल्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आपने जो सीखा यूक्लिडियन रिंग और इंटीजर्स की रिंग कैसे यूक्लिडियन डोमेन बनती है यूक्लिडियन रिंग, उसको रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इंजॉय करिए चीज़ों को।